स्वागत है आपका। राज धर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई अन्य मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। भजनलाल शर्मा कल दिल्ली जा रहे हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे राजभवन राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां चर्चा हुई और कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सहित केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम भजनलाल। फिलहाल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल और राज्यपाल से ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है और साथ ही इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई और भजनलाल शर्मा कल दिल्ली जा रहे हैं। चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विष्णु, आज जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? हिमाद्री, चूंकि भजनलाल शर्मा को शपथ कर लिया था और उसके बाद दो उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, तो ऐसे में अब सरकार के गठन यानी मंत्रिमंडल की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल जब आएगा तो उसके बाद सरकार का कामकाज सुचारू रूप से शुरू होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो यानी विभागों का जो है बंटवारा वो भी तब हो पाएगा और जब विभागों का बंटवारा होगा तो कामकाज में आसानी रहेगी। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल की जो कवायद है वो तेज हो गई है संभवतः, और इसी को लेकर आज जो नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो राजभवन पहुंचे हैं। शपथ लेने के बाद आज पहली बार वो राजभवन गए और कल पहली बार वो दिल्ली जाएंगे दोपहर 1 बजे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए, उनसे बात करते हैं कि शशि, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं, संभवतः ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई उनके इस दौरे के साथ ही। देखिए, दरअसल भजनलाल शर्मा आज राज्यपाल से मिले, राज्यपाल से उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी और इसके साथ में आप ये भी देखिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अभी 2 मंत्री बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है और उसके साथ में भजनलाल मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होना है, जिसमें संभावना जताई जा रही तकरीबन 12 से 15 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पूरी मंत्रिपरिषद में 30 मंत्री कुल हो सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर लेना और शिष्टाचार मुलाकात कर लेना दोनों ही प्राथमिकता रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात प्रस्तावित है। हालांकि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात का समय मांगा गया है, उनसे भी मुलाकात प्रस्तावित है भजनलाल शर्मा की, और ये भी शिष्टाचार मुलाकात रहेंगी। लेकिन जब पार्टी के स्तर पर बातचीत होगी तो संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहाँ मंत्रिपरिषद में विस्तार करते हुए किस किस जगह से नेताओं को शामिल किया जा सकता है, विधायकों को शामिल किया जा सकता है मंत्रिपरिषद में, क्योंकि अभी जो 3 लोग लिए हैं, 3 चेहरे लिए हैं, वो तीनों जयपुर से आ गए हैं और ऐसे में तीनों जब चेहरे जयपुर से आ गए हैं तो बाकी जगह, बाकी संभागों की भी ये अपेक्षा होगी कि वहाँ से शामिल किया जाए चेहरों को। कौन कितने अनुभवी हैं, युवाओं के लिए आगे किस तरीके से जगह बनानी है, क्योंकि आप देखिए भजनलाल शर्मा को भी जब मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, विधायकों की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नाम आया, तो पार्टी की ये अपेक्षा है कि आने वाले समय में किस तरीके से नेतृत्व किया जाए, कैसे नेतृत्व को मजबूती दी जा सके लंबे समय के लिए, उसको फोकस रखते हुए ये काम किया गया है और केंद्र की राय से ही मंत्री परिषद का विस्तार होगा, क्योंकि कोशिश यही कि लोकसभा चुनाव में पूरी 25 सीटें जीती जा सके। खासतौर से अब नागौर की सीट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। हनुमान बेनीवाल वहाँ से अभी एनडीए के सांसद के रूप में थे, अब वो एनडीए से अलग हो गए हैं, तो नागौर पे ज़्यादा फोकस करना होगा पार्टी को और कोशिश पार्टी की यही रहेगी कि सभी सीटें जीती जाएंगी। मेरे सहयोगी ने बताया कि क्योंकि अब लोकसभा जो चुनाव है 2024 में होने, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को भी दिया जाना होगा। क्षेत्रवार के साथ जातिवार वो है, उनका भी समीकरणों का, सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव या जो चुनाव है
उनमें जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काफ़ी उसका ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल क्योंकि कहीं विष्णु, ना कहीं और देखिए प्रभावित करते हैं चुनाव यहाँ को। पर एक तो चीज मैं ये भी मंत्रिमंडल जानना चाहती हूँ आपसे और शशि से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दौरान या अन्य राज्यों की भी बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा फोकस किया, तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करते हैं तो क्या यहाँ पर भी जो है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी? बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग चुनाव में देखी गई, टिकट वितरण के समय देखी गई और अब यहाँ भी टिकट जो सोशल इंजीनियरिंग देखी जाएगी। क्योंकि कुछ जो चेहरे हैं, कुछ समाज है, उनके चेहरे जो जीत कर आए हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, तो ऐसे में उनको दिया जाएगा स्थान। मेरे सहयोगी वापस शशि मोहन से बात करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग राजनीतिक पार्टियाँ करती है, टिकट वितरण का समय हो या मंत्रिमंडल का, तो क्या लगता है सोशल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर दिखाई देगी? देखिए, बिना सभी समाजों को प्रतिनिधित्व दिए राजनीति में व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ा जा सकता। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं तो सबका प्रयास और सबको ही शामिल करने की बात इसमें दिखाई देगी। जब मंत्रिपरिषद होगी तो उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। अभी भी आप देखिए, जब छोटी कैबिनेट बनी है जिसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम हैं, तो एक ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, एक राजपूत वर्ग से आते हैं और एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अभी अनुसूचित जनजाति बचे हैं, अभी ओबीसी बचे हैं और दूसरी जातियां हैं ओबीसी में कई, तो वो अपना प्रतिनिधित्व चाहती हैं। क्षेत्रवार अगर देख लें तो पूर्वी राजस्थान की अपेक्षाएं अलग है, मेवाड़ की अपेक्षाएं अलग है, बीकाणा की और मारवाड़ की अपेक्षाएं अलग है सरकार में शामिल होने को लेकर। तो सरकार का फोकस रहेगा, पार्टी का फोकस रहेगा इस पर कि सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरीके से लागू किया जाए। और साथ में आप देखिए, जिस वर्ग को अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा उसको कोशिश होगी कि लोकसभा में टिकट दे करके संतुष्ट करने की और साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि लोकतंत्र में संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता, किसी को सब कुछ मिल जाए फिर भी संतुष्ट नहीं हो और किसी को कुछ नहीं मिले तभी भी संतुष्ट हो जाए, ऐसे वर्ग भी हमने देखे। तो प्रयास यही होगा बीजेपी का कि सबको साथ लेकर के चलें और जीतें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। लेकिन उधर कांग्रेस भी इस चीज़ को प्रचारित करने में कोई कमी नहीं छोड़ने की सोच रखती है कि किस तरीके से मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है या किस तरीके से गठन होता है। जो कोई खामी अगर कांग्रेस को दिखेगी तो उसको पूरा तरीके से प्रचारित करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष अपने हिसाब से इस पूरे कवायद को देखेगा। सोशल इंजीनियरिंग की बात है, अगर कहीं कमजोरी रहती है, किसी को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो कांग्रेस इसका चुनावी मुद्दा बना सकती है। क्योंकि अमूमन देखा भी यही जाता है, चाहे बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो मुद्दा बनाती थी, तो ये मुद्दा जरूर बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी जो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे या जो मंत्रिमंडल के नाम संभावित है उनको लेकर पूरा मंथन किया जा रहा है बीजेपी में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2024 को परिलक्षित करेंगे। 25 से 25 सीटें 2 बार से जीतते आ रहे हैं। पिछली बार एनडीए में थे हनुमान बेनीवाल, अब नहीं होंगे, तो उस सीट पर भी पूरी इंजीनियरिंग बैठानी पड़ेगी। कौन उम्मीदवार किस उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उन तमाम बातों को लेकर यहाँ बिल्कुल पर विष्णु, क्योंकि अब तक बीजेपी की बेहद सटीक सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है और ऐसे में अब अगर मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात करते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी सोशल गणित बिठाने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शशि का इस तमाम जानकारी के लिए।